बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित। और इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं बच्चों। यदि आपने नहीं देखा हो तो आई लिंक में जाकर आप देख सकते हो, आई बटन जो ऊपर है उसमें जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा क्लास 9th और 10th से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अन्य सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना था। तो देखो पहला कथन क्या है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या है ना, क्या पूछा बच्चों हमसे कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है क्या वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें ये पता है बच्चों, हमें पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो किसे कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों को वास्तविक कहा जाता है। परिमेय धन अपरिमेय, जब दोनों संख्याएं मिल जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो हमसे ये पूछा कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है ना। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होती है। तो हम इसका उत्तर देंगे बच्चों, क्योंकि ये सत्य और असत्य पूछा था हमसे, है ना। सत्य और असत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो हम पहले बोलेंगे सत्य, है ना। ये कथन तो है सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है ना। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। अब दूसरा जो कथन था, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ ये बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो क्या प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है बच्चों? प्रत्येक बिंदु तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आएगा असत्य। संख्या रेखा पर अन्य प्रकार की संख्याएं भी होती है ना। रूट वाली भी होगी और बिना रूट की भी होगी, सामान्य संख्याएं भी होगी। ठीक है। तीसरा जो है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे फिर वही वाला कथन है जैसा ऊपर हमसे पूछा था, उसको अलग प्रकार से पूछा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है और ऊपर हमसे पूछा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमने कहा था कि अपरिमेय सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। और अब ये पूछा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो हमने पहले ही बता दिया कि वास्तविक संख्याओं में कितने प्रकार की संख्या आती है, 2 प्रकार की होती है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है ना। ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्याओं में और परिमेय संख्याएं भी आती है। तो यहाँ ये पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय के साथ में और कौन सी आएगी, अपरिमेय भी आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका उत्तर असत्य। वास्तविक संख्या में परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है ना, जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं, है ना। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। और यहाँ उदाहरण देखो हमने दिया है √4। ठीक है। √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार यदि हम √64 का निकालेंगे तो √64 का बच्चों क्या आएगा, 8 आएगा। यह भी एक परिमेय संख्या है ना। उसी प्रकार यदि हम √9 का निकालेंगे तो 3 आएगा और यह भी एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से रूट वाली जो संख्या है, या फिर यहाँ जो पूछा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यह जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों। तो यह प्रश्न दूसरा भी हो गया है। बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके पहले हमने, आपको पता ही होगा
कि इसके पहले हमने √2 का निर्धारण करने वाला प्रश्न करा था, जो कि उदाहरण में था, है ना। √2 का निर्धारण करा था। अब हम यहाँ √5 का निर्धारण करेंगे, तो उसके लिए पहले हम संख्या रेखा का निर्माण यहाँ कर लेते हैं। उसके लिए पहले एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने एक लाइन खींच ली है और इसमें बीच में 0 बना देंगे कहीं पे, है ना। ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रम से 1 2 3 4 5 की खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 और 5 तक मैंने कर दिया है। और उसी प्रकार आप इधर भी 5 तक कर लो, तो समझना आसान होगा कि ये हमारी संख्या रेखा हो गई है। ठीक है, एक एक के दूरी पर हमने इधर भी 5 बना लिए हैं, है ना बच्चों। तो ये जो है यहाँ पर ये जो बिंदु है ये 1 है, ये जो बिंदु है ये 2 है, ये जो बिंदु है ये 3 है ना। 4 और 5 हमने बना लिया। उसी प्रकार इधर भी बना लेंगे। ठीक है, ऋण 1 वाला, ऋण 2, ये 1 2 3 4 हो गया। अब हम यहाँ पे देखो बच्चों, हमें √5 का निर्धारण करना, √5 का निर्धारण करना, और हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, जो √2 वाले में लगाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर देखो, क्योंकि वो इसका बेसिक है और उसके आधार पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो √5 का निर्धारण हम सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि √5 का निर्धारण करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और वो होती है पिछली बार में मैंने बताई थी, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र है, एक आपको याद होना चाहिए, है ना बच्चों, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। और वैसे ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसका मूल रूप ये है बच्चों। मूल रूप क्या है, जो कि हम आगे त्रिकोणमिति में हम यदि इसका प्रयोग करेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। जब यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट लगा दिया हमने, वर्ग हटा दिया और इधर रूट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 0 के बाद 1 और ये 2 है ना, ये 2 था। तो यहाँ से 2 तक, 2 वाले बिंदु पर हमने हमने इसको दे दिया A नाम दे दिया, 2 वाले बिंदु को A नाम दे दिया। इस A से अब हम 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर का एक ऊपर लंब खींचेंगे। तो देखो कैसे खींचेंगे, क्योंकि लंब बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। सही होने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि हमने ब्रिज कोर्स में भी देखे थे। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब हमने इसको मिला दिया है। ठीक, अब मान लो ये बिंदु है, इसको नाम दे दिया हमने B। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने, 0 से नाप के 2 सेंटीमीटर पर 2 पर जो है एक लंब बनाया है, लंब AB। ठीक है बच्चों, इस AB को हम O से जोड़ देंगे। AB को हम क्या करेंगे, O से जोड़ देंगे। तो अब यदि OAB ये जो त्रिभुज होगा बच्चों, अब त्रिभुज मिल गया हमको, एक त्रिभुज मिला ना। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB, है ना। तो त्रिभुज में ये सूत्र लागू होता है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, त्रिभुज में। तो त्रिभुज OAB में ये हो गया आधार बच्चों। ये क्या है, इसका आधार है। आधार क्या है, त्रिभुज OAB में आधार बराबर 2, है ना। 1 और 1 2, है ना। ये 2 हमने 2 पे बनाया ही है इसको। ठीक है, आधार के बाद लंब बराबर कितना है, लंब बराबर है 1। ठीक है, लंब कितना है, 1 है। तो आधार जो 2 है, और इसको पहले लिख लेते हैं, आधार OA बराबर 2, है ना। लंब जो है, लंब है AB बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब हमें O और B की दूरी नहीं पता है ना। O से B की दूरी कितनी, ये नहीं पता है हमको। तो हम OB निकालते हैं, और OB इसका क्या है बच्चों, कर्ण है ना। तो हम ये सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना, धन आधार का वर्ग। अब देखो बच्चों,
कर्ण तो हमें निकालना है, और कर्ण क्या है बच्चों? OB है ना। कर्ण OB बराबर अंडर रूट लंब कितना था बच्चों? लंब AB बराबर कितना है? 1, तो मतलब 1 का वर्ग धन आधार क्या था? आधार था OA, ये रहा अपना OA यहाँ पे, है ना। आधार OA कितना बच्चों? 2 है, मतलब 2 का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो कर्ण OB बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 1, है ना। 1 का वर्ग मतलब क्या हो? 1 गुणा 1, 1 हो गया। धन 2 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया, है ना। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4। उसी प्रकार अब OB बराबर अंडर रूट 1 धन 4 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो OB बराबर रूट 5, है ना बच्चों। इस तरह से हमने रूट 5 निकाल लिया कि भाई जो ये जो आया है OB, इसकी जो मान है ये रूट 5 है ना। इसका मान है रूट 5। तो अब रूट 5 का संख्या रेखा पर निर्धारण जब हमें करना होगा तो हम प्रकार की सहायता से करेंगे। देखो बच्चों, ये 0 पे हमने प्रकार का ये भाग रख दिया है। अब पेंसिल की सहायता से हम O से B तक नाप लेंगे। देखो ये नाप लिया मैंने, है ना। O से B तक नाप लिया है। ठीक है बच्चों, O से B नाप लिया। अब मैं एक चाप खींचूंगी जो कि B से होकर नीचे जाएगा। देखो बच्चों, ये रहा, एक चाप खींच दिया मैंने जो B से होकर नीचे गया। ये जो चाप है, ये जहाँ बिंदु प्राप्त हुआ हमें, ये यहाँ एक बिंदु प्राप्त हुआ, मान लो इसे हमने नाम दे दिया C। तो ये जो बिंदु प्राप्त हो गया है ये है रूट 5, है ना बच्चों। ये क्या है? अब यहाँ पे संख्या रेखा पर ये रूट 5 है। इस तरह से हमें जो C बिंदु प्राप्त हुआ है, बिंदु C बराबर रूट 5, है ना। संख्या रेखा पर हमने रूट 5 का निर्धारण इस तरह से कर लिया है। अब जो प्रश्न चौथा है बच्चों, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये आप खुद कर लेना, है ना बच्चों। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है आपको करने के लिए,